देवी का कोप तभी शांत होगा। सावित्री ने नवजात बच्चे को जमीन पर रखा, धीरे से उसका माथा चूमा और आखिरी बार भीड़ की ओर देखा। मैंने जन्म दिया है, मौत नहीं। पर अब तुम सबको खुद समझना पड़ेगा, कौन सच में जिंदा है और कौन मरा हुआ। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसकी झोपड़ी में आग लगा दी गई। लपटों में जलते उसके औषधियों की खुशबू धुएं में घुल गई और उसी के साथ उसकी जिंदगी भी गांव से बुझ गई। वो धीरे धीरे अंधेरे में चली गई, उसी रास्ते से जहां जंगल शुरू होता था। वो जंगल जिसके बीच पुराना काली का मंदिर था, जहां सिर्फ धूल और मकड़ी के जाले थे। हवा ठंडी थी और नीम के पत्ते सिसक रहे थे, मानो वो सावित्री के दर्द को सुन रहे हों। उसने मंदिर के नीचे की जमीन पर एक गड्ढा खोदा। उसकी उंगलियां मिट्टी में गड़ रही थीं और हर खुरच के साथ उसका गुस्सा और गहरा होता जा रहा था। गांव वालों की बातें, वो चुड़ैल के ताने, वो इल्जाम कि उसने देवी कालिका को नाराज किया, उसके कानों में गूंज रहे थे। मुखिया, तुमने मेरा सच जलाया। गांव वालों, तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई। मैंने जन्म दिए, जाने बचाई और तुमने मुझे चुड़ैल कहा। अब देखो, ये मिट्टी तुम्हारा सच निगल देगी। उसने पुतले को गड्ढे में रखा और इसके ऊपर मिट्टी डालने से पहले उसकी छाती पर कोयले से लिखा, तेरा सुख मेरी प्यास। उसकी आंखें जल रही थीं, लेकिन आंसू नहीं थे, बस एक ठंडी डरावनी चमक। उसने काले धागे को और कसकर बांधा और फिर मिट्टी से गड्ढा भर दिया। हर मुट्ठी मिट्टी के साथ वो फुसफुसाती रही, लेकिन उसकी आवाज में प्रार्थना नहीं, अभिशाप था। जो मेरे साथ किया वो तुम्हें लौटेगा। ये मिट्टी तुम्हारी सांस चुराएगी, तुम्हारे खेत सड़ेंगे, तुम्हारा घर राख होगा। देवी मेरी साक्षी है और तुम्हारा अंत मेरा बदला। उस रात हवा कुछ और ठंडी थी। नीम के पत्ते पहले कभी इतनी जोर से नहीं हिले थे। अगली सुबह से मुखिया के घर में हवा ही बदली हुई सी लगने लगी, वैसी हवा जो रूह तक हिला दे। घर में अजीब सी बदबू फैली रहती थी, मानो कोई मरा हुआ जानवर पड़ा हो। उस दुर्गंध की वजह से मुखिया और भी परेशान रहने लगा। धीरे धीरे मुखिया के खेत भी सड़ने लगे, सूखे, मुरझाए, जिन पर मक्खियां भिनभिनाने लगी। एक दिन अचानक उसके घर की गाय भैंसें भी बहुत बुरी हालत में पाई गई, मानो कई महीनों से बीमार हों। उनके शरीर पर कीड़े पड़ने लगे थे। और लता, मुखिया की पत्नी, उसकी तबीयत नीम की छाया सी पसरी रही। पहले हल्की थकान, फिर धीरे धीरे बाल झड़ना शुरू हुआ। तकिए पर काले तारों की तरह गिरा उनका ढेर किसी पुरानी हवा की कहानी सुनाता। एक एक कर उसके हाथों पर गोल गोल नीले हरे निशान उभरने लगे। ना तो आम जख्म, जैसे किसी ने छोटे छोटे सिक्के उसकी त्वचा में ठोंक दिए हों। जब कोई उन्हें छूने की कोशिश करता, हाथ ठंडे पड़ जाते, मानो मरे हुए धातु को छू लिया हो। रातें भयानक हो गईं। हर 3-4 घंटे पर लता चीख कर उठती। उसकी आवाज में इंसानी आवाज की परत टूटकर कुछ और ही निकलता। कभी वो बमुश्किल शब्दों में पुकारती,